नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार ज़रूर रहेगा, जो आप हमारे कार्यक्रम देखते हैं। और आज हम बात करते हैं जस्टिस सूर्यकांत की, जो कि अगले सीजेआई बनेंगे। अभी जस्टिस बीआर गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। 24 नवंबर 2025 को वो रिटायर करेंगे और उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो जस्टिस सूर्यकांत हैं। अब जस्टिस सूर्यकांत के चीफ जस्टिस बनने के पहले ही ऐसा लग रहा है कि उनका नाम विवादों में घिर रहा है। अब आज अचानक से एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो चिट्ठी जो पूर्व जज हैं आदर्श गोयल, उनकी लिखी हुई चिट्ठी है, जो कि आज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। उसके बारे में मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। वो चिट्ठी भी आपको दिखाऊंगी कि जस्टिस सूर्यकांत के बारे में उस चिट्ठी में क्या लिखा है। उस चिट्ठी को अगर आप दिखाएं, सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं, उस चिट्ठी को अगर आप प्ले करेंगे तो ये चिट्ठी नहीं, ये तो स्क्रीनशॉट है दूसरी स्टोरी का। मैं चाहती हूँ उस लेटर को आप प्ले करें। हाँ, ये लेटर, उसको आप स्क्रीन पर रखिएगा थोड़ी देर, क्योंकि ये लेटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चिट्ठी में जो तमाम चीजों का जिक्र किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत अभी से ही सुर्खियों में आ गए हैं और उनसे जुड़ा एक गोपनीय खत जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो कि जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ है। इसमें जस्टिस सूर्यकांत पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये खत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श कुमार गोयल ने 12 फरवरी 2018 को तत्कालीन सीजेआई को लिखा था। ये पुरानी चिट्ठी है जो कि फिर से वायरल हो रही है। तब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया था। पूर्व जज आदर्श कुमार गोयल ने जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति का विरोध किया था और उनके खिलाफ लगे कथित आरोपों का जिक्र करते हुए तत्कालीन सीजेआई के सामने अपनी असहमति जताई थी। वो तैयार नहीं थे कि इनको चीफ जस्टिस बनाया जाए हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर आरोप लगे थे। अब जस्टिस गोयल ने खत में क्या लिखा था, ये जानने से पहले ये हाँ, अब आदर्श गोयल ने क्या लिखा है उस चिट्ठी में, उसको मैं अब आपको बता देती हूँ। जस्टिस सूर्यकांत का जो कार्यकाल है वो 14 महीने का कार्यकाल होगा अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। और अब जानते हैं कि उन्होंने, आदर्श गोयल ने उस चिट्ठी में क्या लिखा। जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति को लेकर विवाद 2018 में हुआ था। 11 जनवरी 2018 को पूर्व सॉरी जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस कांत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी, जब उनकी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा रहा था। तब जस्टिस गोयल ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव पर असहमति जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार जज गोयल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहले काम कर चुके थे, अदालत की गतिविधियों को अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति के लिए उनके विचार मांगे गए थे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस गोयल ने जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सुझाव दिया कि इन आरोपों की गहन जांच की जानी चाहिए। जस्टिस गोयल ने अपने पत्र में कहा कि जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ आरोपों की जांच होने तक ये नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश में जस्टिस ए.के. मित्तल को नजरअंदाज किया गया था। जस्टिस मित्तल जस्टिस सूर्यकांत के वरिष्ठ जज थे। अब रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस गोयल ने अपने पत्र में लिखा है, और उसको मैं कोट कर रही हूँ, वो लाइन हिंदी में है, अंग्रेजी में अच्छी लिखी हुई है। मैंने 11 मार्च 2017 को अपनी राय दी थी, जिसमें मैंने सुझाव दिया था कि उस जज द्वारा अर्जित संपत्तियों का स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाए। मैंने भ्रष्टाचार और जातिवाद से संबंधित अन्य शिकायतों के बारे में भी राय दी थी। मैंने 10 अप्रैल 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त पत्र में जस्टिस ए.के. मित्तल को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अपनी राय दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि सभी प्रासंगिक फैक्टरों पर विचार करने के बाद जस्टिस सूर्यकांत अधिक उपयुक्त है, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत की अपॉइंटमेंट से वो खुश नहीं थे। तो कुल मिलाकर जस्टिस गोयल की राय का कोई खास असर नहीं हुआ और कोलिजियम ने अपने शुरुआती फैसले पर कायम रहते हुए 3 अक्टूबर 2018 को जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और बाद में 2019 में उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की गई और नियुक्ति हो भी गई। जस्टिस गोयल द्वारा जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग कभी पूरी नहीं हुई और ये विवाद
दब गया। अब जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है और उस समय ये चिट्ठी वायरल हुई है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये चिट्ठी क्या जानबूझकर अभी लीक कराई गई है सरकार द्वारा, क्या एक षड्यंत्र ये लग रहा है, या वाकई में जस्टिस सूर्यकांत के जो पुराने जो करतूते हैं वो क्या बाहर निकल कर आ रही हैं और अब उनकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने पर बादल घिर गए हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा जुड़ रहे हैं। महमूद, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये चिट्ठी के बारे में आपको जानना है कि ये अचानक से ये चिट्ठी लीक हुई या लीक करवाई गई? देखिए, ये चिट्ठी 2019 को कारवां मैगजीन ने अपनी स्टोरी में हूबहू लगाई थी। आज उस बात को करीब 6 साल होने को आ गए। अब 22 मई को आशीष गोयल नाम के एक वकील साहब हैं, उन्होंने ये चिट्ठी, आशीष गोयल साहब, उन्होंने ये चिट्ठी अपने एक्स अकाउंट से दोबारा डाली है। अब आदर्श गोयल साहब जो रिटायर हुए थे वो एनजीटी के चेयरमैन बने थे, ये भी बात महत्वपूर्ण है, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट जॉब उन्हें तुरंत मिल गई थी। अब आज के दौर में देखिए, अभी हम जो पूरा देश है बहुत दोधारी तलवार पे चल रहा है। मैं आपको इस बात को पहले भी बहुत बार बता चुका हूं और देश को बता चुका हूं कि अभी जो देश के सामने, देश की आम जनता के सामने और खास तौर पे जो लॉयर कम्युनिटी है उसके सामने, वो लॉयर कम्युनिटी जो किसी ना किसी कार्टेल का हिस्सा नहीं है, जो आम लॉयर्स हैं, जो न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट पहला ये है कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बचा के रखा जाए, जुडिशरी की ताकत को बना के रखा जाए। अब इस काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जुडिशरी में जो भी कुछ हो वो पारदर्शिता से हो। और जस्टिस खन्ना साहब की सब तारीफ करते रहे और जो हम लोगों ने भी की वो इस बात की थी कि उन्होंने जस्टिस वर्मा की जो इंक्वायरी थी उसको दोनों का पक्ष पब्लिक डोमेन में डाला और उन्होंने ये भी कोशिश शुरू की कि जो अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो भी पब्लिक डोमेन में आए। तो अब ये 6 साल बाद जो ये दोबारा इस चीज को हवा दी जा रही है, तो इस बात से सबसे पहला शक तो यही होता है कि क्या ये एक हिट जॉब है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों को जो कहते हैं महमूद, जब आप इसको हिट जॉब कहते हैं तो हिट जॉब कौन कर रहा है? क्या सरकार हिट जॉब कर रही है इस तरीके से जजेस के भ्रष्टाचार के ऊपर वार करके, या फिर वाकई में कुछ तथ्य हैं सूर्यकांत जी के बारे में जो कि आप कह रहे हैं कि कारवां मैगजीन ने ये स्टोरी तो पहले की थी और आज ये वायरल क्यों हो रही है? तो ये तमाम सवाल सबके सामने आते हैं आज। नहीं, ये चिट्ठी है लेकिन 6 साल पुरानी है। ये 6 साल तक जो क्वाइटस था इसका, ये शक पैदा करता है। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। 2018 में, आप बहुत महत्वपूर्ण बात है और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि क्या ये कौन हिट जॉब कर रहा है, सरकार कर रही है। देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, पहले भी ऐसा होता रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल ही अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन मोदी जी की जो सरकार है वो सभी हदें पार कर रही है, सभी फील्ड्स में। आटे में नमक नहीं, नमक में आटा मिला रहे हैं सभी फील्ड्स में, कोई भी फील्ड हो चाहे। और ये सबसे बड़ा खतरा है हमारी डेमोक्रेसी को, देश को और हमारे भारत के फ्यूचर को। तो इसलिए मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा, 2018 में 4 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये 2018 की चिट्ठी आप देख लीजिए, जरा क्रोनोलॉजी ध्यान से समझिए, कि हमारी ऊपर दबाव है और हमारी रक्षा करें। जनता ने इसको ध्यान से नहीं लिया, जनता रक्षा करने के लिए 4 जजेस की नहीं आई। गोगोई साहब चीफ जस्टिस बने, उसके बाद गोगोई साहब ने उससे पहले राफेल की जजमेंट दी, जो आज तक एक विचित्र बात है, उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखा जाता है। उसके बाद बाबरी मस्जिद की जजमेंट आई, उन्होंने किताब लिखी, फोटो अपनी छपवाई पार्टी के साथ, चारों जजेस के साथ। तो क्या इंप्रेशन गया कि जब कैरेट और स्टिक पॉलिसी से गोगोई साहब ने कैरेट पकड़ ली और उसके बाद वो राज्यसभा के मेंबर भी बने, और राज्यसभा के मेंबर बनने के बाद भी उनको तकलीफ रही कि ये पद जो है मेरे गरिमा के हिसाब से उचित नहीं था। लेकिन बीच में एक महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ था, उनके ऊपर
इल्जामात लगे थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के, तो वो भी एक तरीके का, आप देखिए अगर उसको दोनों तरीके से देखा जाए, और वो फिर मामला रफा दफा हो गया, उन्होंने अपनी इंक्वायरी की जो कमेटी थी उसमें खुद मेंबर बन गए, एक लंबी कहानी है, आप मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये जो हिट जॉब है उसका जो एक सरकार का डिक्लेयर्ड पॉलिसी जो नजर आ रही है, वो किरण रिजिजू साहब जब लॉ मिनिस्टर थे वो भी कह चुके हैं, और मेघवाल साहब भी इस बात को कह चुके हैं कि ये कोलिजियम सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए और सरकार को जजेस को नियुक्त करने की ताकत पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। तो अगर ये सूर्यकांत साहब के खिलाफ अगर ये हिट जॉब नहीं है, और सरकार या जो भी ये आशीष गोयल साहब हैं जो बहुत ये चाहते हैं कि जुडिशरी में साफ सफाई हो जाए, अगर ये उस मंशा से हो रही है तो ट्रांसपेरेंटली इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अगर मंशा वही है कि प्रेशर क्रिएट करके, प्रेशर बना के दबाव बनाया जाए जुडिशरी पे, तो मेरे ख्याल से कॉस्ट बेनिफिट रेशो देख के लॉयर कम्युनिटी को साथ खड़े रहना चाहिए ऐसे किसी भी हमले की तरफ जो भारत की जुडिशरी में आए। मैं ये बात कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश मानता नहीं हूं कि बहुत सारे हमारे जजेस करप्ट हैं, लेकिन कोई अटैक करप्शन हटाने के लिए हो रहा है या जजेस के ऊपर दबाव बनाने के बाद उनसे कोई काम निकलवाने के लिए सरकार या ताकतवर लॉबी करना चाहती है, अलग अलग। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए आम जनता को भी खड़े रहना पड़ेगा और आम आवाम को भी खड़ा रहना पड़ेगा, और जो लॉयर्स कम्युनिटी है उसको सबसे ज्यादा खड़ा रहना पड़ेगा। जो लोग हम कैंपेन चला रहे हैं जुडिशरी में करेक्शन करने की, उसको भी बहुत केयरफुली आगे एक एक कदम। तो प्राचा, मेरा सवाल ये था कि अब ये जो चिट्ठी वायरल हुई है, इस चिट्ठी से क्या सूर्यकांत के अपॉइंटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? जस्टिस सूर्यकांत के, क्योंकि वो अब नेक्स्ट इन लाइन है, सेकंड सबसे वरिष्ठ जज हैं, क्या उनकी नियुक्ति पर इससे फर्क पड़ेगा, ये जो चिट्ठी वायरल हुई है? नहीं, दबाव तो बनेगा ही। देखिए अब डिस्कशन शुरू हो गई, अब इस बारे में डिस्कशन शुरू हो गई, अलग अलग लोग तरह तरह का अपनी एक्टिविटी में लग जाएंगे। यहाँ तो लॉबीज है ना, जुडिशियल लॉबीज, कोई जो गैंग्स हैं, जो कार्टेल्स हैं, क्रिमिनल गैंग्स हैं, उनसे कम थोड़ी हैं। पूरी तरीके से क्रिमिनल कार्टेल्स की तरह, गैंग की तरह काम करती हैं हमारे जो कार्टेल्स बने हुए हैं 20-25, जो हमारे दिल्ली में ही है 20-25 लॉबी। तो वो किसी भी प्रकार से क्रिमिनल से कम नहीं है, उनकी एक्टिविटीज सारी वैसे ही हैं। तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर मंशा करप्शन हटाने की है तो सब चीजें सर आंखों पर, सब सर माथे पे, लेकिन मंशा अगर कोई ओब्लिक है तो उसको आयरन हैंड से क्रश करना मैं समझता हूं सबकी जिम्मेदारी है। और अभी जस्टिस गवई हैं, लोगों को, क्योंकि ये बहुजन समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे लोगों को, तो उनको भी चाहिए कोई ऐसा स्टेप उठाएं। और जस्टिस सूर्यकांत भी हैं, और जो कोलिजियम के जो जजेस हैं उनको कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिससे ये जो गतिविधियां हैं ये इन पे रोक लगे और एक ट्रांसपेरेंट तरीका बिल्कुल मौजूद रहे कि जजेस को इस तरीके से दबाव में ना लिया जाए। और साथ के साथ अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त जज पाया जाता है या कोई स्ट्रॉन्ग सस्पिशन भी पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग सस्पिशन का लफ्ज मैं ध्यान से बोल रहा हूं, तो उसके खिलाफ एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कानूनी कार्रवाई भी त्वरित गति से, मतलब बहुत तेज गति से हो। लेकिन महमूद, जो एक चीज है कि इस समय क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में भी इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है कि सब एक दूसरे की खाल उधेड़ने में लग गए हैं? अब जैसे कि जस्टिस आदर्श गोयल है, उनको उनकी लिखी हुई चिट्ठी वो लीक हुई, उन्होंने चिट्ठी लिखी किसके बारे में? जस्टिस सूर्यकांत के बारे में। जस्टिस सूर्यकांत का पुराना एक कच्चा चिट्ठा ऑलरेडी पब्लिक में आ चुका है। तो क्या ये प्रतिस्पर्धा है जो जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं कि भाई अब जस्टिस सूर्यकांत कहीं ऐसा ना हो कि चीफ जस्टिस बन जाए? क्योंकि ये इनको तो हिमाचल के चीफ जस्टिस बनने से भी रोका गया था, उस समय उनकी नहीं सुनी किसी ने। अब चीफ जस्टिस बनने से उनको क्या रोकने की कवायद है? देखिए, कारवां ने उसके बारे में, मैं वही कह रहा हूँ, 2019 में डिटेल बहुत लंबी स्टोरी की है, ये चिट्ठी उसका एक छोटा सा पार्ट था। आपके दर्शक अगर उसे पढ़ना चाहें तो पढ़ ले। इसीलिए तो मेरा माथा ठनक रहा है कि अब ये 6 साल बाद ऐसा कौन सा उसको रिवाइव करने का, और ये 6 साल तक किसी ने कुछ नहीं किया। आदर्श गोयल साहब को अगर इतनी बातें उनके करप्शन के बारे में पता थी तो वो तो एक संवैधानिक पद से रिटायर हुए थे, उन्होंने
जिस जुडिशरी से वो नंबर 2 इतने बड़े कोलिजियम तक गए वो, तो उन्होंने कुछ भी कोशिश क्यों नहीं की इस चीज को आगे भी रोकने की, इस चीज को परस्यू क्यों नहीं किया? तो इसीलिए सबसे पहला शक यही पैदा होता है कि जो हमारे यहाँ लॉबीज हैं वो लॉबीज एकदम एक्टिव हो गई हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जो बार एसोसिएशन का इलेक्शन है उसमें भी मैंने ये देखा है कि तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन के इलेक्शन में जो लोग खड़े हुए हैं उनके ऊपर जो पक्ष विपक्ष के इल्जाम लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ है, पेपर बैलेट से जो चुनाव हुआ है उसमें धांधली हुई है, वीडियोग्राफी मांगी जा रही है, जो वीडियोग्राफी हम पूरे देश के इलेक्शंस के लिए मांग रहे हैं, और उसके हिसाब से इस रिजल्ट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है एक कैंडिडेट के खिलाफ जो है तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने 7,000 रुपए का एक रिश्वत देके पैकेट देके अपने जो इंटर्न्स थे उनसे वोटों की खरीदने की कोशिश की, गिफ्ट दिए, साड़ियां दी, गहने दिए। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण हो गए ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का, तो कम से कम खास तौर पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे उनका मेल जोल जो है वो जजेस से होता है अच्छे से। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो अभी जो जस्ट प्रीवियस कपिल सिब्बल साहब जो हो रहे हैं उन्होंने सीएसआर फंड से ही ऐसी ऐसी कंपनी से सीएसआर फंड से सुप्रीम कोर्ट को करीब 40-45 करोड़ का सीएसआर फंड में से पैसा दिलवा दिया। अब उनके बहुत सारे उन कंपनीज के केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो लॉबीज बहुत स्ट्रांग है, वो जजों को नहीं तो अपने काबू में करने की कोशिश करती हैं। तो ये नहीं तो अब एक्सरसाइज आपसे वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं कि ये हिट जॉब अगर है तो ये गलत बात है, लेकिन क्या सरकार जस्टिस सूर्यकांत को कंट्रोल करने के लिए इस चिट्ठी को लीक करवाया गया है कि भाई जस्टिस सूर्यकांत को अभी से बता दो कि बहुत ज्यादा अपने पंख लेके नहीं उड़ेंगे जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे? एक ये हो सकता है। दूसरा ये कि जस्टिस सूर्यकांत को नहीं बनने देना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक ये कवायद हो सकती है। दोनों में से क्या है, बहुत संक्षेप में? देखिए, मैं नहीं बनने देना है, और दोनों ही तरीके से अगर हिट जॉब है तो बुरी बात है। और सरकार सबसे ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग ताकत में होती है किसी भी लॉबी से ज्यादा, और आजकल की जो अमित शाह जी और मोदी जी द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल सरकार है, वो इस प्रकार की आर्म ट्विस्टिंग में सबसे ज्यादा मतलब विजिबली पावरफुल है। उन्होंने तो सरकारें गिरा दी मतलब बाहें मरोड़ मरोड़ के। तो चीफ जस्टिस साहब अगर किसी की बाह मरोड़ने की ताकत हो जाएगी चीफ जस्टिस साहब की किसी भी या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो ये बहुत गंभीर बात है। इसीलिए मैं एक सजेशन देना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे देश को। अभी एक जज साहब रिटायर हुए हैं हमारे देश के, जस्टिस ओक, उनके बारे में सभी की राय है कि वो एक बहुत ही ईमानदार, ईमान वाले, निष्पक्ष और बाय द बुक चलने वाले हैं। तो एक कमेटी अगर आज के चीफ जस्टिस साहब कोलिजियम बना दे इनकी निगरानी में, कि जो ट्रांसपेरेंसी और जजों की जो रेपुटेशन है उसको एस्टेब्लिश करने में उनका एक रोल हो जाए, तो मैं ये समझता हूं उनके बारे में जो भी व्यक्ति कुछ ऑब्जेक्शन करेगा वो ईमानदार नहीं होगा। तो जस्टिस गोक की कमेटी में अगर कोलिजियम चाहे तो बना दे, ये दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे और ट्रांसपेरेंटली कर देंगे, और उस तरीके से हर तरह का दबाव जुडिशरी के ऊपर से हट जाएगा, खासतौर पे हायर जुडिशरी पे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर जो ये दबाव डालने की कोशिश हो रही। नहीं अगर तो इसका करप्ट है मतलब कोई, ये है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है किसी न किसी रूप में। लेकिन क्या ये चिट्ठी एक बहुत बड़ा राज खोलती है एक तरीके से? हालांकि ये नहीं, चिट्ठी राज नहीं खोल रही नीलू जी, वही मैं बार बार बात कर रहा हूं। ये राज जो 6 साल पहले खुल चुका था वो राज नहीं होता है। हाँ, राज होता अगर पहली बार लीक हुई होती तो मैं आज कुछ और बोल रहा होता, बिल्कुल मैं कुछ और बोल रहा होता। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर जस्टिस सूर्यकांत करप्शन करते हुए अगर पकड़े जाएं या उनके खिलाफ कोई ऐसा चार्ज एस्टेब्लिश हो जाए कि वो फिर चीफ जस्टिस ना बने, बिल्कुल ना बने। लेकिन उनकी बाह मरोड़े का अगर ये कार्रवाई है तो वो हरगिज नहीं होनी चाहिए, ये है महत्वपूर्ण बात। लेकिन उससे पहले एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होके
कुछ जनता की सामने होना चाहिए, वीडियोग्राफी अब होनी चाहिए। इंक्वायरी किसकी होगी? अब इस चिट्ठी के बाद इंक्वायरी क्या सूर्यकांत की होगी या आदर्श गोयल की होगी कि भाई वो क्यों इस बीच में पड़ गए हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जूतम पे जार बनी हुई है। बिल्कुल वही लग रहा है इस वक्त कि जो आशीष गोयल साहब है उनका सरनेम भी मतलब गोयल ही क्यों, अब ये कहना नहीं चाहिए लेकिन क्यों है। आदर्श गोयल साहब की चिट्ठी कोई आशीष गोयल साहब अगर दे रहे हैं तो पहले तो किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे ना, और वो भी 6 साल बाद। अगर 6 साल में कोई अगर करना था सरकार को तो 6 साल में, और ये जरूरी थोड़ी है कि कोलिजियम के उस समय का इंतजार किया जाए या उस समय का इंतजार किया जाए कोई चीफ जस्टिस बनने वाला हो। जज तो वो कितने 6 साल से रहे हैं ना। इसका इन्वेस्टिगेशन, मेरा फाइनल सवाल है आपसे कि इसका इन्वेस्टिगेशन अब कौन करेगा? इस चिट्ठी का रहस्य क्या है? क्या ये पता चलेगा? क्या सूर्यकांत के चीफ जस्टिस बनने में अब रोड़े अटकाए जा रहे हैं? इस बात को लेकर कौन ये सबसे गलत बात है। 6 साल के अंदर अंदर उन्हें क्यों नहीं हटा दिया गया? कोई चीफ जस्टिस बन के ही थोड़ी पावरफुल हो जाता है कोई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कम पावरफुल होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज जो वन अमंग्स द इक्वल, चीफ जस्टिस क्या है? फर्स्ट अमंग्स द इक्वल भी नहीं, वन अमंग द इक्वल तो है। सिर्फ उनके पास रोस्टर की मास्टर ऑफ द रोस्टर ही तो है, जो एक ऐसी पावर है जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए। जस्टिस ओक ने ये बात कही है कि हमें ये ताकत चीफ जस्टिस से ले लेनी चाहिए। बाकी तो सारी ताकतें सुप्रीम कोर्ट के जज के पास किसी भी होती हैं। तो 6 साल तक ये जज रहे तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी खराबी है इसमें। तभी इनको हटा देना चाहिए था ना, इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको 6 साल के अंदर अंदर पहले ही हटा देना चाहिए था। तो ये है, इसका मतलब ये है कि जब सूर्यकांत जी को पहले नहीं हटाया गया तो वो आज भी उतनी पेट्रोनेज सबकी एंजॉय कर रहे हैं उनके चीफ जस्टिस। या तो वो उतने ही खराब हैं या उतने ही अच्छे हैं। या तो उनकी मैनेजमेंट स्किल्स या इनोसेंस, दोनों में से कोई भी चीज उतनी ही ताकतवर है जितनी तब थी। बिल्कुल दोनों चीजें हो सकती है ना, या तो मैनेजमेंट स्किल्स या इनोसेंस जी। तो ये अब क्यों उठाना है, ये गड़बड़ है। एक आखिरी सवाल बस, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करूंगी कि इस चिट्ठी से कितना बड़ा हड़कंप इस समय सुप्रीम कोर्ट में मच गया है? काफी बड़ा हड़कंप मच गया है। मैं आपको ये बात तो पूरी उससे कह ही सकता हूं, क्योंकि ये चर्चा का विषय नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को अपनी जान दे के भी हिफाजत करनी है। बाकी सब चीजें बाद में है। नीलू जी, ये बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ हर बार बात कहता हूं, साथ के साथ उतनी बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि करप्शन जुडिशरी में लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबको पूरी ताकत लगानी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी उसका एकमात्र सबसे अच्छा सोल्यूशन है। जज जो अदालतें होती है वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। इसी तरीके से जो जज बनाने की कार्रवाई है उसको भी ट्रांसपेरेंट करके वीडियोग्राफी के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। और हियरिंग सारी कम से कम ऑनलाइन, अब तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जो हो रही हैं बहुत सारी तो ऑनलाइन नजर आती हैं सबको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की नहीं, सारी हियरिंग्स जो हैं सारे कोर्टों की अदालतों की ऑनलाइन हियरिंग होनी चाहिए। देश की जनता को देखना चाहिए कि कौन वकील कितना अच्छा है, कौन जज कितना अच्छा या बुरा है, कौन वकील कितना अच्छा या बुरा है, और क्या आर्गुमेंट के बाद किसी को रिलीफ मिलता है और किसी को नहीं मिलता। ये सब पूरी तरीके से जनता को देखना और परखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर